न्यू इंडिया की बुनियाद रखने वाले, भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। विस्तार न्यूज की तरफ से देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आर्थिक संकट से देश को बाहर निकालने वाले देश के पूर्व वित्त मंत्री को बार बार नमन करते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात हर दिन आपको दिखाता हूं 8 से 9 देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो सभी जरूरी खबरें आपको दिखाता हूं जो आपके लिए देखना जानना जरूरी है। खबरों को विस्तार से बताने से पहले हम सभी खबरों की एक लिस्ट आपको बताते हैं कि आज क्या क्या दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली से आई वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आज देश की हर आंखें नम हैं। मौन रहकर भी जिस प्रधानमंत्री ने हर बात कह दी, कई बार ऐसे फैसले ले लिए जिसे सुनकर दुनिया दंग रह गई। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ को जिनके योगदान से विकास के पंख लगे, ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की खबर से शुरुआत करेंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा अब ईडी के शिकंजे में हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में आज छापेमारी हुई है, इसीलिए आज फिर से बात सौरभ शर्मा की भी करेंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे रीवा की। रीवा के नगर निगम भवन में वास्तु दोष है भाई साहब, और जानते हैं ये वास्तु दोष वाली बात खुद निगम पार्षद ने कही है। वास्तु दोष का क्या असर पड़ा है और पार्षद ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। ये कैसी खबर है जो आपको देखना चाहिए। चौथी खबर में बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में आजकल लोग सोना खरीदने जा रहे हैं तो दुकानदार ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं ले रहे हैं, मना कर दे रहे हैं। लोग परेशान हैं। अब तो लोग जेब में पैसा लेकर चलते नहीं, फोन उठाया, स्कैन किया और सामान मिल जाता है। लेकिन अब ग्राहक परेशान है, इसलिए विस्तार से खबर दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा, सब कुछ बताएंगे। पांचवी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। बालोद से एक अच्छी तस्वीर आई है। गैस सिलेंडर को ले जाने में अब किसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी, बच्चों ने जुगाड़ से गाड़ी बना दी। छठी खबर आपके हित की है। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़ी घोषणा की है, जिसमें 10 रुपए का रिचार्ज, 365 दिन की वैलिडिटी समेत कई बड़े फैसले लिए गए। अभी क्या हो रहा है, आपके पास छोटा फोन है लेकिन रिचार्ज खूब बड़े बड़े हो रहे हैं। अब आपको राहत मिलने वाली है, फैसला हो गया। विस्तार से बात करेंगे। आखिर में एक रिसर्च दिखाऊंगा, जुड़े रहिएगा। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर क्या है आपको बता देते हैं, देख लीजिए। यादों में मनमोहन, ये चेहरा अब सिर्फ यादों में रहेगा। हिंदी के प्रसिद्ध कवि अज्ञे ने लिखा है, मौन भी एक अभिव्यंजना है। मौन रहकर भी सब कुछ कह देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार की रात निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री 92 साल के थे। रात 8:06 पर मनमोहन सिंह को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां 9:51 पर पूर्व प्रधानमंत्री ने अंतिम सांस ली। पूर्व प्रधानमंत्री का पार्थिव शरीर उनके दिल्ली स्थित आवास पर रखा गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने देश के तमाम दिग्गज पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गांधी परिवार समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से मिलकर सांत्वना दिया। इन तस्वीरों को सहेजा गया है आज, क्योंकि ये तस्वीर इतिहास में दर्ज हो गई हैं। पहले आप जो आज मनमोहन सिंह की आत्मा को शांति देने के लिए उनके घर आए, वो पहुंचे, उन्हें नमन किया, उन तस्वीरों को देख लीजिए। फिर आगे मनमोहन सिंह ने देश के लिए क्या किया, इस पर विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह का हमारे बीच में से जाना ये अत्यंत कष्टकारी है। एक साधारण परिवार से निकल करके देश की सबसे ऊंचाई तक पहुंचे,
दुखी है, दुखद है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत व्यथित हूँ। उन्होंने शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार जैसे अनेक कानून पास किए जो कभी कोई कल्पना कर नहीं सकता था। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक श्री मनमोहन जी मौन हो गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के गाह में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। पूर्व पीएम ने विभाजन के दर्द को झेला था, बहुत करीब से महसूस किया था। बंटवारे की त्रासदी झेलने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी पढ़ाई लिखाई की बदौलत आगे बढ़े। पहले प्रोफेसर बने, कई किताबें लिखी, सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के अर्थशास्त्र के विद्वानों में अपना नाम बनाया। विदेश में जाकर अर्थ के क्षेत्र में बैंकों में काम किया। वहां से लौटे तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बने, कई नीतियां बनाई, भारत के वित्त मंत्री बने और फिर भारत के प्रधानमंत्री बने। 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वैसे तो अपने कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने कई बड़े फैसले किए, लेकिन कुछ ऐसे फैसले जो देश के लिए कितने जरूरी थे वो आज भी आप महसूस करते होंगे। विस्तार से बता देना चाहता हूं, आप देख लीजिए वो कौन से फैसले हैं जिनकी वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा इस देश में। देख लीजिए, साल 1991 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट आ गई थी। तब मनमोहन सिंह की नीति ने देश को संकट से उबारा। मनमोहन सिंह ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का मसौदा तैयार किया और उद्योगों को बंदिशों से मुक्त कर दिया। कई बड़े फैसले लिए जिससे बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन का रास्ता खुला। जून 2005 में प्रधानमंत्री रहते सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम पारित किया गया था। मतलब एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत नागरिकों को सूचना लेने का अधिकार है। जो आज कितना ताकतवर है ये सब आप महसूस करते हैं। सितंबर 2005 में केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवार के सदस्यों को एक वित्त वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिली। इस योजना से देश में गरीबी में 32% की कमी आई और 1.4 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचे। भारत अमेरिका आसैन परमाणु समझौते के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद रखा जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा। मनमोहन सिंह के इस फैसले की वजह से दुनिया मनमोहन सिंह के बोल्ड अंदाज से रूबरू हो पाई। मार्च 2006 में पूरी हुई इस डील ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज आप लोग अपनी जेब में जो आधार कार्ड लेकर चलते हैं ना, वो भी तात्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ही लाया गया था। आज आधार का कार्ड इस्तेमाल स्कूल से लेकर हर जगह होता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में ही शिक्षा का अधिकार देश भर में लागू किया गया था। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना इस अधिनियम का मकसद है। मौन रहते हुए भी कई क्रांतिकारी फैसले करने वाले मनमोहन सिंह अब सदा के लिए मौन हो गए हैं, इसलिए जरूरी फैसले आपको बता रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का मध्य प्रदेश की धरती से भी खास नाता रहा है। बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 7 बार मध्य प्रदेश आए थे। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भोपाल में मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए बने पहले प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जब वे प्रधानमंत्री थे तब 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार हुआ था।
कमलनाथ तब केंद्र में शहरी विकास मंत्री थे। उस समय बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मनमोहन सिंह ने कमलनाथ के जरिए राजधानी भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव पीएमओ को भेजा था। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को साझा किया है। आज आपको सुनना चाहिए। भोपाल की बात करें तो मेट्रो जब वो प्रधानमंत्री थे 10 साल, उस समय अप्रूव हुआ और कमलनाथ जी की सरकार बनी तो ये मेट्रो का काम यहाँ पे शुरू हुआ। तो ये विज़न था, उनकी विजनरी थी। और ओबामा जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, उनका ये कहना था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो सारी दुनिया सुनती है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का छत्तीसगढ़ से भी गहरा कनेक्शन रहा। ये 4 तस्वीरें आप देख लीजिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर 26 मई 2013 की है, जब छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ था। कांग्रेस के कई बड़े नेता इस हमले में मारे गए। हमले की खबर सुनते ही तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रायपुर पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर 24 जनवरी 2013 की है। नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुकेश निषाद को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किया था। तीसरी तस्वीर 19 सितंबर 2013 की है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे थे और सीपत थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। चौथी तस्वीर के बारे में बता देता हूं, जब तत्कालीन कलेक्टर ओपी चौधरी को मनमोहन सिंह ने सम्मानित किया था, जो अब छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं। दंतेवाड़ा कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी ने आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए खूब काम किया था। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग की सुविधा की शुरुआत की थी। 2011-12 में बेहतरीन काम करने के लिए तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने उन्हें एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया था। अब बात दूसरी तस्वीरों की भी कर लेते हैं, जो आपको देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सीपत में 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने 2,980 मेगावाट क्षमता वाले सुपर थर्मल पावर प्लांट को मनमोहन सिंह ने देश को समर्पित किया था। यह प्लांट छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, जम्मू कश्मीर राज्यों के साथ ही दमन दीव और दादरा नगर हवेली को बिजली देता है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने कहा था कि बिना बिजली देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। तब मनमोहन सिंह ने क्या कहा था बिलासपुर की धरती पर, आज सुनिए। इससे प्राप्त होने वाली कुल बिजली का 50% भाग छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेगा। पहले फेज के लिए एनटीपीसी ने लगभग 12,000 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दे दी। हमारे देश के तेज आर्थिक विकास के लिए वाजिब दामों पर बिजली की पर्याप्त उपलब्धता बेहद जरूरी है। 25 मई 2013 को बस्तर जिले के दरभा इलाके में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया था। सबसे बड़ा हमला था वो, देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला था, जिसमें 29 लोग मारे गए थे। हमले की खबर मिलते ही तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सीधे रायपुर पहुंचे। मनमोहन सिंह ने कहा था कि यह नक्सली हमला कांग्रेस के हौसले को तोड़ नहीं सकता। तब मनमोहन सिंह ने कहा था, नक्सलवाद बहुत बड़ी चुनौती है। यह छत्तीसगढ़ की धरती में दिया हुआ बयान था, आज आपको सुनना चाहिए। सुनिए तब क्या कहा था मनमोहन सिंह। रात को थोड़ी सी बात हुई थी चीफ मिनिस्टर साहब से। हमने उनसे कहा था कि जो भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हम उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। सर, नक्सलवाद ने दोबारा अटैक किया। नक्सलवाद को हम मानते हैं अभी भी बड़ी चुनौती है भारत के लिए। ये बहुत बड़ी चुनौती है भारत की। जब झीरम घाटी हमला हुआ था तब मनमोहन सिंह ने छत्तीसगढ़ की तत्कालीन रमन सरकार पर भी खूब सवाल उठाए थे। मनमोहन सिंह इस हमले में घायल लोगों से मिले, मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी रायपुर पहुंचे थे। दिल्ली से आकर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हाई लेवल मीटिंग भी ली थी। तब प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर डॉक्टर रमन सिंह ने भी अपनी यादें साझा की है, ये भी सुनिए। झीरम के बाद आए, यहाँ पे बैठक लिया
और उस बैठक में राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे नेता भी थे, चीफ सेक्रेटरी भी था, मैं भी था, अन्य लोग थे। दुख और पीड़ा सबको था, मगर जितने गंभीरता के साथ इस पूरे घटना के बारे में, चीरम के बारे में उनकी भूमिका रही, वो निश्चित रूप से लोग बोलते थे कि सरकार भंग हो जाएगी, लोग बोलते थे कि वो प्रधानमंत्री आए हैं तो यहाँ से जाते ही सरकार को डिसॉल्व कर देंगे, छत्तीसगढ़ सरकार को, बड़ी घटना हो गई। मगर जिस गंभीरता के साथ इस पूरे मसले को आगे बढ़ाने का काम किया और जांच के आदेश भी हुआ और एक बेहतर प्रक्रिया से वो निकल गया, तो वो उनके अंदर की गंभीरता को दिखाता है और एक मैच्योर पॉलिटिशियन कैसे निर्णय लेता है वो देखने को मिला। देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या दिया, बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताया। हर दिन कहता हूं कि विस्तार से बता दिया, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को इतना कुछ दिया है कि उसको विस्तार से बताना संभव ही नहीं। एक बुलेटिन क्या, कई बुलेटिन में भी हम मनमोहन सिंह के योगदान को समेट नहीं पाएंगे। आगे बढ़ूंगा और जाते जाते एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विस्तार न्यूज की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कहां से जुड़ी हुई है? अगली खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है और सौरभ शर्मा से जुड़ी हुई है। सौरभ शर्मा पर अब ईडी ने शिकंजा कसा है। जब से कार्रवाई हुई है तब से विस्तार न्यूज विस्तार से हर बात कर रहा है। किस पर? सौरभ शर्मा पर। राजनीतिक कनेक्शन हो, सोना हो, चांदी हो, पैसा हो, या फिर गाड़ी में खूब नोटों का बंडल मिलना हो, सब कुछ विस्तार से बता रहा हूं। काले कारोबार पर मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई इन दिनों राज्य में चल रही है। हर नया दिन कुछ नया खुलासा लेकर आ जाता है। हर नई सुबह के साथ सौरभ शर्मा के ऊपर शिकंजा कसता ही जा रहा है और आज की सुबह भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई। आज क्या क्या हुआ है सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। चलिए आपको बता देता हूं। शुक्रवार सुबह राजधानी भोपाल से खबर आई कि सौरभ शर्मा के अरेरा कॉलोनी स्थित दफ्तर में जांच एजेंसियों ने छापा मारा है। बाद में पता चला कि यह छापा केंद्र सरकार की सबसे सशक्त एजेंसी ईडी का है। ईडी ने सुबह सुबह भोपाल के अरेरा कॉलोनी में छापा मारा। अभी तक सौरभ शर्मा के मामले पर लोकायुक्त और आयकर विभाग कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन अब इस मामले में ईडी की आधिकारिक एंट्री हो गई है। ईडी की टीम मेटल डिटेक्टर और कई आधुनिक उपकरण लेकर सौरभ शर्मा के ऑफिस पहुंची थी। ईडी की कार्रवाई केवल भोपाल में ही नहीं हुई है, बल्कि कई अलग अलग शहरों में हुई है। देख लीजिए तस्वीर, 3 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर भोपाल की अरेरा कॉलोनी से, जहां से आज ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की। ईडी के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम भी थी। ऑफिस के बाहर हथियारबंद महिला जवानों को भी तैनात किया गया था। दूसरी तस्वीर कहां की है? दूसरी तस्वीर जबलपुर की है, जहां सुबह सुबह ही ईडी ने रोहित तिवारी के घर छापा मारा। बताया जा रहा है कि रोहित तिवारी सौरभ शर्मा का रिश्तेदार है। वहीं तीसरी तस्वीर ग्वालियर की है, जहां ईडी ने सौरभ शर्मा के पुश्तैनी घर पर भी छापा मारा था। सबसे पहले बात भोपाल की करेंगे। भोपाल में ईडी ने सुबह सौरभ शर्मा के 4 ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें पहला ठिकाना सौरभ शर्मा का दफ्तर था, जहां ईडी की टीम कई अधिकारियों के साथ पहुंची थी। ये वही बिल्डिंग है जहां से 20 दिसंबर को करीब 234 किलो चांदी मिली थी। वही बिल्डिंग है। अगली कार्रवाई भोपाल में एक कंपनी के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हुई। यहां भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। इस बिल्डिंग में कुछ दिन बाद सौरभ शर्मा अपना कारोबार शुरू करने वाला था। इसके अलावा ईडी की एक और टीम ने सौरभ शर्मा के घर पर भी छापा मारा। ये वही घर है जहां सबसे पहली कार्रवाई की गई थी। और भोपाल में ही एक कार्रवाई सौरभ शर्मा के करीबी शरद जायसवाल के घर पर भी। सूत्रों ने बताया कि यहां ईडी को कुछ कागजात मिले हैं, जिनकी जांच भी की जा रही है। भोपाल के अलग अलग ठिकानों पर हुई कार्रवाई पर हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे, दूसरे शहर की बात करेंगे। पहले भोपाल में क्या हुआ ये देखिए। सौरभ शर्मा के ऑफिस में लगातार ईडी की टीम जांच कर रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि करीब सुबह 6 बजे से ये जो जांच है वह जारी है। चेतन सिंह भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अंदर है और उनसे भी लगातार जो पूछताछ है वह जारी है। सर अभी तक निकल के, क्योंकि ईडी ने करीब 3 जगहों पर छापेमार जो कार्रवाई की है तुषार सर,
कुछ जानकारी मिली, क्योंकि जबलपुर और ग्वालियर की बात करें वहां भी लगातार सर्चिंग चल रही है। ऑफिस के बाद, घर के बाद अब नया जो ठिकाना है सौरभ शर्मा का, आप तस्वीर देख सकते हैं कि ईडी की जो टीम है अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है वहां पर पहुंच चुकी है और लगातार जो सर्चिंग ऑपरेशन है वह जारी है। सौरभ शर्मा के राइट हैंड कहे जाने वाले शरद जायसवाल के यहाँ ईडी की जो कार्रवाई है वह जारी है। राजधानी भोपाल में अलग अलग जगहों पर सौरभ शर्मा के जो ठिकाने हैं उन पर ईडी की कार्रवाई जारी है। कि करीब 4 अधिकारियों के साथ जो पूछताछ है वह जारी है। फीमेल अधिकारी भी है क्योंकि शरद जायसवाल का ये घर है। ये तो बात थी भोपाल की। अब बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर में रोहित तिवारी के घर छापा मारा गया है, लेकिन जिस घर में छापा मारा उस घर के ऊपर आपको मां उमा निवास लिखा नजर आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, मां उमा निवास लिखा है। और अब बता देते हैं कि ये ध्यान से क्यों देखने को कह रहा हूं। सौरभ शर्मा की मां का नाम उमा शर्मा है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस घर का सीधा संबंध सौरभ शर्मा से है। साथ ही रोहित तिवारी भी सौरभ की पत्नी दिव्या तिवारी का भाई बताया जा रहा है। सौरभ शर्मा ने अपनी पत्नी के भाई के नाम से ही कई जगह निवेश किया है, जिसमें करोड़ों की काली कमाई को खपाया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं जबलपुर के बाद कहाँ की। भोपाल की बात कर ली, जबलपुर की बात कर ली, ग्वालियर की बात कर लेते हैं। ग्वालियर में ईडी ने 2 जगहों पर छापेमारी की है। पहली सौरभ शर्मा के पुश्तैनी घर पर हुई है। इस घर पर भी ईडी की टीम कड़ी सुरक्षा में पहुंची थी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस घर से करीब 5 साल पहले सौरभ शर्मा भोपाल शिफ्ट हो गया था, लेकिन ईडी को इस घर से कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। इसके अलावा ग्वालियर में भी ईडी ने सौरभ शर्मा के करीबी चेतन गौर के घर पर छापा मारा है। चेतन वही शख्स, कौन याद होगा आपको, जिसकी गाड़ी में 54 किलो सोना मिला था। भाई ये वही है। जबलपुर और ग्वालियर से हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। रिपोर्ट देखिए। जबलपुर में आज बिल्डर रोहित तिवारी के घर ईडी की टीम सुबह पहुंच गई और छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है। सुरक्षा के मद्देनजर आप यहां पर देख सकते हैं कि बाहर जो है यहां पर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि सुबह ईडी की टीम पहुंची थी। प्रेस लिखी गाड़ी में बैठकर ईडी के अधिकारी इस घर में पहुंचे। सौरभ शर्मा के रिश्तेदार के तौर पर रोहित तिवारी की पहचान अब तक निकलकर सामने आई है और अविरल कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिस पर इन्वेस्ट किया गया है और वो किया गया है रोहित तिवारी के द्वारा, क्योंकि रोहित तिवारी जबलपुर में बड़े बिल्डर कहे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्वालियर के विनय नगर में ये सौरभ शर्मा का पैतृक मकान है, जहां पर लगभग 1 दर्जन से अधिक आईटी टीम के अधिकारी यहां पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। आईटी टीम के साथ साथ ईडी के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि घर के अंदर की ये तस्वीरें, जहां पर सीआरपीएफ के जो जवान यहां पर तैनात किए गए। पैतृक मकान है, उनके पिताजी ने बनवाया था और यहाँ उनकी माँ के अलावा कोई नहीं रहता। बड़ा भाई छत्तीसगढ़ में नौकरी कर रहा और ये भोपाल में। तो आज इस मामले में ईडी ने आधिकारिक तौर पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन ईडी और बाकी एजेंसियों ने किस तरह से शिकंजा कसा है ये भी समझ लीजिए। आपकी स्क्रीन ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले लोकायुक्त की टीम ने 19 दिसंबर को भोपाल में सौरभ शर्मा के घर पर छापा मारकर करीब 52 किलो चांदी बरामद की। इसके साथ ही करीब 2.86 करोड़ कैश भी मिला था। इसके साथ क्या हुआ, 19 दिसंबर को ही रात में बेंडोरी के जंगलों से आयकर विभाग को एक कार में 54 किलो सोना और 11 करोड़ रुपया कैश मिला था। एक ही दिन में 2 जांच एजेंसियों के शिकंजे में सौरभ शर्मा आ चुका था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और आयकर विभाग ने कार के मालिक चेतन गौर को पूछताछ के लिए बुला लेती है। इनोवा कार में एक डायरी भी मिली, जिससे पता चलता है कि सौरभ शर्मा ने पिछले 1 साल में करीब 1, 2, 4, 5, 10, 20, 50 नहीं बल्कि 100 करोड़ का लेन देन किया है। 100 करोड़ का लेन देन किया है। इसके बाद 23 दिसंबर को पूरे मामले में ईडी की एंट्री होती है। 23 तारीख को ईडी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एफआईआर दर्ज किया और आज ईडी ने सौरभ शर्मा के सभी ठिकानों पर एक साथ दबिश दी,
छापा मारा। मतलब अब सौरभ शर्मा पूरी तरह से जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंस चुका है। समझ गए? ये पूरा मामला था जो अब तक का अपडेट है। इतने विस्तार से बताया है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगली खबर मध्य प्रदेश के रीवा शहर से है और रीवा शहर में वास्तु दोष है। रीवा नगर निगम में वास्तु दोष है। ये कौन कह रहा है? पार्षद कह रहे हैं। रीवा के नगर निगम भवन में वास्तु दोष है, सुनकर चौंकी मत। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद नगर निगम के पार्षद कह रहे हैं। दावा तो यहां तक है कि वास्तु खराब है, इसलिए ही पार्षद की मौत भी हो गई है ना गंभीर मामला। अगर ये कहा जाएगा कि वास्तु खराब है नगर निगम का और पार्षद की जान चली जा रही है जो आपका प्रतिनिधि है, तो गंभीर मामला है कि नहीं है? अब दावा है तो दावे की पड़ताल कौन करेगा? हमने की है। क्या है पूरा मामला और पूरे दावे की सच्चाई क्या है, सब कुछ विस्तार से जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। रीवा में भाजपा पार्षद स्वतंत्र शर्मा की फेसबुक पोस्ट इन दिनों बहुत वायरल है। पार्षद जी ने फेसबुक पर लिखा है कि मेरा महापौर जी से आग्रह है कि 2 पार्षदों की आकस्मिक मृत्यु हुई तो वहीं एक पार्षद वेंटिलेटर पर है, इसलिए महापौर जी नगर निगम की वास्तु पूजा कराने की कृपा करें। बताइए। हालांकि इस मांग पर परिषद अध्यक्ष और महापौर ने भी सहमति दे दी है और जल्द ही नगर निगम में वास्तु दोष दूर करने के लिए पूजा का भी आयोजन किया जाएगा। मामले की सच्चाई क्या है ये जानने के लिए हमारे सहयोगी मौके पर भी पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे क्योंकि पार्षद ने ऐसा दावा कर दिया। दरअसल रीवा में पिछले 1 साल में 2 पार्षदों की मौत हुई। पहले तो वार्ड 5 से निर्दलीय पार्षद संजय उर्फ संजू सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके बाद वार्ड नंबर 10 के भाजपा पार्षद वीरेंद्र पटेल की कैंसर से मौत हो गई और अभी कुछ दिन पहले ही वार्ड नंबर 4 के भाजपा पार्षद दारा सिंह सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। अब इन सभी घटनाओं के बाद वार्ड 26 के पार्षद स्वतंत्र शर्मा चिंता जताने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि ये नगर निगम के नए भवन में वास्तु दोष होने की वजह से सब हो रहा है। स्वतंत्र शर्मा का यह भी कहना है कि जब 1993 और 98 में विधानसभा में 10 विधायकों की मौत हुई थी तो वहां भी पूजा कराई गई थी। अच्छा, कनेक्शन इनका यहां से। अब इस पूरे दावे के बाद हमारे सहयोगी विवेक तिवारी पार्षद जी के पास गए और कहा कि भवन में कहां वास्तु दोष है, आप ही बता दीजिए। तो पार्षद जी बोले हमें तो वास्तु के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन कुछ न कुछ तो दोष है नगर निगम से। पार्षद जी के साथ ये बातचीत देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए। कहा जा रहा है कि वास्तु दोष के कारण लगातार रीवा नगर निगम के पार्षदों की मौत हो रही है। फिर किस आधार पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वास्तु दोष है? ये जब से ये नया प्रेमाइसेस बना है तो यहाँ आप जाएंगे तो अपने आप कुछ न कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। वास्तु के विषय में देखिए मैं कुछ नहीं जानता, ये तो वास्तु के जो पंडित होंगे वो वही बता सकेंगे। हाँ, लेकिन हाँ कुछ न कुछ दोष तो है। लगातार मौतें हो रही हैं पार्षदों की। अच्छा, जैसे हम अंदर आए, हम क्या चीजें आपको, मैं अभी अपने आप कुछ देर में अपना रहा है। हाँ, अपने आप अपना बुद्धि विवेक चेंज होगी। जैसे कमिश्नर साहब जब तक जिला पंचायत में रहे तो बहुत अच्छा काम चलत रहा। अब जब से नगर निगम आ गया और ये चेंबर में बैठे लागे तो साल का काम है बंद है, ठप है। तो इस प्रीमाइसेस में जैसे आप घुसेंगे तो आपकी बुद्धि छीण हो जाएगी तुरंत ही। अच्छा, अधिकारी कर्मचारी देखिए यहाँ के बिलियन भारत रखत है। पार्षद जी अपना बिलियन नबागी और मेरे से जब जाए कि अपना नहीं पता चल रहा है कि वास्तु दोष कहाँ है और कहीं लाए हमारे संवाददाता से कि कुछ तो है। अरे क्या कुछ है भाई, बुद्धि विवेक काम नहीं हो रहा है, छिड़ हो गया। कह रहे हैं यहाँ आने पे छिड़ हो जाता है। हे भगवान, इनका भी वास्तु दोष चेक कराना चाहिए पार्षद जी को। इनको तो कहीं कोई दोष नहीं है जो लाके नगर निगम में थोपे दे रहे हैं। तो ये तो था पार्षद जी का पूरा दावा। लेकिन इसके बाद हम रीवा के महापौर अजय मिश्रा और नगर निगम परिषद के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे के पास भी पहुंचे। क्या कह रहे हैं वो, ये भी सुनिए। जब इसका भूमि पूजन हुआ था तो मंगलवार को किया गया था। ममता गुप्ता जी और जो मंत्री अपने राजेंद्र शुक्ला जी ये सब लोग आए थे। तो मंगलवार को कभी भी भूमि पूजन नहीं किया जाता। ये हमारे यहाँ शास्त्रों में है कि मंगलवार को न जमीन की रजिस्ट्री होती, न खरीदा भेजा जाता और न भूमि पूजन किया जाता। हो सकता है कि उस समय जब ये भूमि पूजन किया गया उसका दोष भी हो। ये तो बड़ा दुखद हुआ वास्तव में कि अभी 2-2.5 वर्ष हुए हमारे नई इस परिषद को, उसमें हमारे 2 साथी पार्षद इस दुनिया में नहीं रहे।
भाव आया है कि इसकी थोड़ा वास्तु शास्त्री से कि किसी विद्वान को बुला करके देखवा लिया जाए। कोई गलत सुझाव नहीं है, उनके सुझाव पर अमल किया जाएगा। चलिए भाई साहब, इतना सब कुछ हो गया, इसलिए हमने वास्तु के जानकार से भी बात की, ये समझने के लिए कि क्या सरकारी दफ्तर में वास्तु जैसी कोई चीज होती है। वो क्या कह रहे हैं, वास्तु के जानकार हैं, इन्हें भी सुनिए। वास्तु का तो हमारे ऊपर 100% पूरा असर पड़ता है। पहला तो जो वहाँ के मुख्य अधिकारी हों, उनका जो मुख पर चर्चा होगी, तो मुख पहला उनका पूर्व हो या उत्तर होना चाहिए। अगर दक्षिण और पश्चिम है तो निश्चित रूप से कोई न कोई और समस्या है, मृत्यु तो है ही। और जो दरवाजा है, हमेशा वास्तु का 2 दरवाजे होने चाहिए, सिंगल दरवाजा नहीं, मुख्य द्वार खास तौर से, ये विशेष वास्तु में देखा जाता है। देश के कई मुख्यमंत्रियों ने अपना निवास वास्तु के चक्कर में बदल लिया है। अब पंडित जी तो लगाए, चंदन कर दिए घोषणा। अब देखिए नगर निगम के पार्षद कहेंगे देखिए वास्तु का जानकार भी कह रहा था। तो ये थी रीवा नगर निगम की पूरी वास्तु स्थिति है, वास्तविक स्थिति नहीं है, ये वास्तु स्थिति है। और अगर अब महापौर महोदय ने पूजा कराने का फैसला ले ही लिया है तो करा लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग शंका से दूर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है आपको बता देते हैं। अगली खबर आपसे जुड़ी हुई है, हर एक उस आदमी से जुड़ी है जो इस खबर को देख रहा है। हर आदमी से जुड़ी है, याद रखिएगा। जो हाथ में मोबाइल रखता है, ये मोबाइल जो रखता है, उससे ये खबर जुड़ी हुई है, ठीक है। और खबर क्या है, इंटरनेट वाला मोबाइल नहीं है तो पैसा मत दीजिए। खबर ये, इंटरनेट वाला मोबाइल अगर नहीं है तो पैसा देने की जरूरत नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप इंटरनेट नहीं चला रहे हैं और वाईफाई से काम चलाते हैं कई बार, और कई बार आपको लगता है कि ये छोटा मोबाइल है, कीपैड वाला है, तो पैसा मत दीजिए। आपके दिमाग में आया ना कि ऐसा क्या है भाई, पैसा ही नहीं देना पड़ेगा। मोबाइल चलाने वाले लोगों के लिए नए साल पर बड़ी खुशखबरी आई है क्या, पैसा नहीं देना पड़ेगा, जिसका सीधा फायदा भारत के 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स को मिलेगा। 10 रुपए वाला टॉपअप फिर से आने वाला है। याद है ना टॉपअप, भूले तो नहीं, बोल तो नहीं गए। सिक्के के खुरेच कर रिचार्ज वाला नंबर निकालते थे, याद है, और फिर मोबाइल रिचार्ज करते थे। क्या है पूरी खबर, चलिए बता देता हूं, बहुत हो गई भूमिका, खबर जान लीजिए। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़ी घोषणा की है, जिसमें 10 रुपए का रिचार्ज और साल भर की वैलिडिटी समेत कई बड़े फैसले लिए गए हैं। साथ ही डबल सिम कार्ड रखने वालों के लिए वॉइस ओनली प्लान जारी करना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें सिर्फ कॉलिंग की सुविधा मिलती है। सभी बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को इस नई गाइडलाइंस का पालन करना होगा, जिसके बाद मोबाइल रिचार्ज को लेकर नए नियम आने वाले हैं। ट्राई के नए नियम कौन कौन से देख लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए। देख लीजिए मेरे बगल में सब चल रहा है। ट्राई ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन में संशोधन किया है, जिसके बाद 2G फोन चलाने वालों के लिए वॉइस और SMS के लिए अलग से विशेष टैरिफ वाउचर यानी कि STV अनिवार्य कर दिया गया, ताकि यूजर्स को उनकी आवश्यक सेवाओं के लिए प्लान मिल सके। इसका सीधा लाभ कुछ विशेष वर्गों के साथ बुजुर्ग और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, जो 2G फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राई ने स्पेशल टैरिफ वाउचर की 90 दिनों की वैलिडिटी को बढ़ाकर 1 साल कर दिया है। साथ ही ऑनलाइन रिचार्ज के महत्व को देखते हुए फिजिकल वाउचर्स की कलर कोडिंग को भी खत्म करने का फैसला लिया गया है, जबकि पहले हर कैटेगरी के रिचार्ज के लिए अलग से कलर कोडिंग की व्यवस्था थी। ट्राई ने टेलीकॉम टैरिफ ऑर्डर के 2012 में हुए संशोधन में 10 रुपए के टॉपअप वाउचर के नियम को बरकरार रखा है, जिसके बाद टेलीकॉम कंपनियां अब 10 रुपए का टॉपअप के साथ किसी भी मूल्य के अनटॉपअप जारी कर सकेंगे। इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं BSNL के रिटायर्ड जनरल मैनेजर GC पांडे, सुनिए जरा। रूरल एरियाज में सीनियर सिटीजन्स हैं और जो अभी भी फीचर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए ये खासकर इम्पोर्टेंट है कि अभी बंडल्ड सर्विसेज हैं, इसमें डेटा भी होता है, वॉइस भी होता है, SMS भी होता है, वो सबको यूज़ लेना ही पड़ता है। पर अब जो है सिर्फ वॉइस के लिए या सिर्फ डेटा के लिए लोग यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए STV दिए जा सकते हैं, दिए जाएंगे, रादर मैंडेटरी है ये। और उन STV की जो वैलिडिटी है वो कम से कम 365 दिन की होगी। अभी 90 दिन की होती है, वो 365 दिन की होगी। एक्सपर्ट भी कह रहे हैं इससे लोगों को फायदा होगा, कुल मिला के फायदा होगा, इतना समझ लीजिए।
ट्राई ने टेलीफोन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 12वां संशोधन करते हुए फैसला किया है। ट्राई ने इसे लेकर कुछ महीने पहले इस सभी स्टेक होल्डर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग भी की थी। नई गाइडलाइन से जुड़े सभी नियम जनवरी के दूसरे सप्ताह, हाँ ये जानकारी है, अभी मत आप डिरेल हो जाइएगा, कब से क्या होना है, जनवरी के दूसरे सप्ताह से लागू किए जा सकते हैं। लागू होंगे ये भी नहीं, किए जा सकते हैं। ये जनवरी पूरा होने के बाद भी हो सकता है, जनवरी शुरुआत में भी हो सकता है, लेकिन अभी जनवरी में 25 में लागू होगा ये तय। ट्राई ने यह फैसला यूजर्स के हित में लिया है, इससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। ऐसे में जनता क्या चाहती है ये भी जानना जरूरी है। सुन लीजिए जनता क्या कह रही है। ट्राई ने 120 करोड़ भारतीय मोबाइल यूजर को बड़ी सौगात दी है। जो आम छोटे स्तर के जो मोबाइल रिचार्ज करने वाले हैं उनको कॉलिंग की सुविधा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए कंपनी को। सादा जो कीपैड मोबाइल है ना, उसके लिए टॉपअप पहले जैसे आता था उस टाइप से अभी भी आना चाहिए। और अगर यही रिचार्ज अगर कस्टमर कीपैड में करवाता है तो उसको उस कीपैड की जगह में कंपनी को वो डाटा हटा दे, मतलब डाटा का जो पैसा ले रही है कंपनी वो पैसा हटा के उसका चार्ज कम कर दे तो ज़्यादा बेटर होगा। कीपैड वाला फ़ोन है उसमें डाटा का कोई मतलब नहीं है, तो उसमें तो रहना चाहिए नहीं है। उसमें सिर्फ कॉलिंग करना है तो सिर्फ कॉलिंग का रिचार्ज होना चाहिए। कॉलिंग के लिए हम करवा दे रिचार्ज, तो जो डाटे का पैसा जो आप काटते हो तो मतलब हमारे किसी काम का, हमको हमारी सिर्फ जो है कॉलिंग के लिए ही जो जितना पर्याप्त बैलेंस लेना चाहते हो आप वो ले सकते हो आप। जनता भी चाहती है कि नियमों में बदलाव किया जाए। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि इस तरह का बदलाव जरूरी है। ट्राई का ये फैसला काबिल तारीफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कौन सी है? कौन सी अगली खबर? एक तो मोबाइल से जुड़ी थी और ये गैस सिलेंडर से जुड़ी हुई है, मतलब आपसे ही जुड़ी हुई है। देख लीजिए कौन सी खबर है। गैस सिलेंडर ले जाने का बढ़िया जुगाड़ बनाया इन दोनों बिटिया ने। ये देखिए, देख लीजिए, दिख रहा है ना स्क्रीन में? जुगाड़ तो अच्छा है। कौन बनाया है, किसने बनाया है? एलपीजी से भरे हुए गैस सिलेंडर का वजन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान नहीं होता, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए। लेकिन अब इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। दो बच्चियों ने मिलकर अनोखा कारनामा किया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता देता हूँ। कहाँ की खबर है, तस्वीर देखिए और समझिए। देखिए तस्वीर, ध्यान से देखिए तस्वीर। मामला छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का है। कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली कशिश कुर्रे और किरण साहू ने यह कमाल किया है। इन बच्चियों ने एक ट्रॉली बनाई है, जिसके चलते गैस सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान हो गया है। इस ट्रॉली का इस्तेमाल पैदल के साथ मोटरसाइकिल के लिए भी किया जा सकता है। दोनों बच्चियों ने लोहा, नट बोल्ट और पहिए का प्रयोग करके इसको बनाया है। इसको बनाने में मात्र 3000 रुपयों का खर्च आया है, और अगर आपके पास पहिया और लोहा है तो मात्र 1000 में ये ट्रॉली बन जाएगी। आगे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले इस ट्रॉली का इस्तेमाल कैसे करना है ये देखिए आप। बहुत ही इजी है, क्योंकि इसको हम जैसे ट्रॉली बैग को यूज़ करते हैं, हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और सिलेंडर जहाँ पे रखा है हमको वहीं पे ले जाना है। इसको सिलेंडर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उठाना भी नहीं पड़ता। इसको सीधा यहाँ पे ले जाएंगे और इसको सीधा शिफ्ट करेंगे। हमने यहाँ पे खुलता है इस पे से बुक बनाया है, और इसको सीधा डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको ऐसे नट लगा सकते हैं। ये नट ऐसे लगेगा और इसको अच्छे से टाइट करना है। और ये ऊपर होता है, ये हमने यहाँ पे ऐसे लगाया है। इसको ये ऐसे निकलता है, ये उसको ऊपर करना पड़ता है। फिर इसको ऐसे नीचे ले जाएंगे, इसमें फंसेगा। अब इसको लगाएंगे सीधे से। आप देख भी सकते हैं किस तरीके से इसको उपयोग में लाया जा रहा है। गांव का जुगाड़ है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि क्या ही जुगाड़ है, लेकिन यही बड़ा आदमी अगर हवाई जहाज उड़ने के लिए एयरपोर्ट में ले जाता है तो कहते हैं बड़ी वीआईपी ट्रॉली है। गांव में ऐसे जुगाड़ बच्चों ने बनाया है। दोनों बच्चियों को बहुत बहुत बधाई हो, इन्होंने शानदार काम किया। ट्रॉली बनाने के पीछे की वजह क्या है ये भी जान लीजिए, वजह जान लीजिए। पेरपार की रहने वाली कशिश एक दिन स्कूल से अपने घर आई तो एलपीजी गैस खत्म हो जाने के चलते खाना नहीं बन पाया था।
कशिश को बहुत भूख लगी थी और बाहर से एलपीजी गैस लाने का कोई संसाधन मौजूद नहीं था। इसके अलावा एलपीजी गैस एजेंसी अक्सर गांव के चौक चौराहे में ही गैस सिलेंडर छोड़ देते हैं, जहां से घरों तक सिलेंडर ले जाने में कशिश और किरण को बहुत परेशानी होती थी। जिसके बाद अपनी दोस्त किरण और शिक्षकों की मदद से कशिश ने ये ट्रॉली बनाई है। दोनों बच्चियों के इस जुगाड़ की हर तरफ चर्चा है। इस पूरे मामले पर विस्तार न्यूज बालोद जिले के कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रावाल के पास पहुंचा। क्या कह रहे हैं कलेक्टर साहब, सुनिए जरा। बालोद जिले की 2 बेटियों ने कमाल का जुगाड़ किया है। इस बार एलपीजी गैस का बोझ उनके जुगाड़ के चलते हल्का हो जाएगा। बालोद टेक्नोफेस्ट का आयोजन किया गया था, उसमें काफ़ी बच्चों ने अपने अपने नए प्रोजेक्ट्स बताए थे। उनमें से एक फागुंदा की बच्ची थी जिन्होंने कि एक गैस सिलेंडर कैरी करने के लिए एक साधन बनाया है और उसको वो आगे ले जाने की भी इच्छुक हैं। काफ़ी ऐसे इन्वेंशंस आए हैं जिसमें कि बच्चे लोग उसको आगे बढ़ाने के लिए इच्छा रखते हैं, तो उनको एजेंसी से टाइप भी कराया जा रहा है और अगर कुछ फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी उन्हें प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर साहब ने कहा है कि बच्चियों को फंडिंग मिलेगी, जरूरत होगी तो। इस फंडिंग के जरिए कशिश और किरण के इस आविष्कार को नई पहचान मिलेगी। दोनों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं भाई। आपने लाखों लोगों की समस्या का समाधान निकाल लिया है। एलपीजी सिलेंडर को ढोने का बोझ कम कर दिया है। जब किसी गांव से इस तरह की तस्वीर आती है तो खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। इससे और लोगों को प्रेरणा मिले, इसलिए इस तरह की खबर आपको दिखा रहा हूं। और हाँ, गांव में अक्सर सिलेंडर ले जाने और लाने के लिए एक जुगाड़ ढूंढना पड़ता है। लगता है बाजार ये जा रहा है क्या, 6 किलोमीटर कस्बे में दूर एजेंसी है, लगता है कि नहीं। इस जुगाड़ को देखिएगा, कोशिश कीजिएगा अगर आप इस खबर को देख रहे हैं कि आप भी इस तरह का जुगाड़ बना सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे छत्तीसगढ़ की कौन सी खबर है आपको पता है तो छत्तीसगढ़ की, लेकिन कनेक्शन उत्तर प्रदेश का और किसका है, महाकुंभ जाने की तैयारी का है। महाकुंभ जाने की तैयारी है तो ये खबर जरूर देख लीजिए। इतनी टिकट बुक हो रही है भाई साहब, इतनी टिकट बुक हो रही है महाकुंभ जाने की। अभी से कितनी टिकट बुक हो रही है पता है आपको? 1000, 2000, 4000, 5000, 10000, 20000, 30000, 40000। सुनिए, ध्यान से सुनिए कितनी ट्रेन टिकट बुक हो गई। अब ट्रेन टिकट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। महाकुंभ में जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी आई है। इंडियन रेलवे ने छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बड़ी सौगात दी है। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने भी महाकुंभ में बढ़िया व्यवस्था कर दी है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज हो रहा है। देश विदेश से लाखों लोग महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से भी लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में जाने वाले हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ से प्रयागराज जाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम भारतीय रेल है, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोग ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं। लेकिन राजधानी रायपुर से प्रयागराज जाने वाली नियमित ट्रेनों की संख्या काफी कम है। ऐसे में लोगों को ट्रेन की सीटों के लिए जूझना पड़ रहा है और ट्रेनों का कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। जिसके बाद इंडियन रेलवे ने छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनों को सुविधा दी है। स्पेशल ट्रेन मिलेगी कुंभ जाने के लिए, इसलिए इस खबर को बता रहा हूं। इन स्पेशल ट्रेनों के बारे में ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से समझ लीजिए, देख लीजिए, देखिए जरा टीवी स्क्रीन। रायपुर से प्रयागराज जाने के लिए अब तक 60,000 लोगों ने ट्रेन टिकट बुक किया है। इसीलिए कह रहा था 1, 2, 10, 20, 25, 30, 40 नहीं, 60,000 लोगों ने ट्रेन टिकट बुक कर दिया। लोगों का उत्साह देखते हुए 5 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है, जिनके जरिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से लोग महाकुंभ में जा सकेंगे और इन्हीं ट्रेनों के जरिए वापस भी आ सकेंगे। ये ट्रेनें कौन कौन सी हैं और कब कब चलेंगी ये भी जान लीजिए। 25 जनवरी को कुंभ स्पेशल रायगढ़ से दोपहर 2 बजे रवाना होगी। देख लीजिए और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये खबर अभी आपको हम पहुंचा देंगे, आपके मोबाइल में पहुंचा देंगे, इसको भी देख लीजिए। रायगढ़ से दोपहर 2 बजे रवाना होगी और 26 जनवरी की सुबह 10 बजे वाराणसी पहुंचेगी। फिर 27 जनवरी की सुबह 10:50 पर वाराणसी से रायगढ़ के लिए आएगी। 8 फरवरी को कुंभ स्पेशल दुर्ग से दोपहर 1:50 पर रवाना होगी और 9 फरवरी को सुबह 10 बजे वाराणसी पहुंचेगी। फिर 10 फरवरी की सुबह 10:50 पर वाराणसी से दुर्ग के लिए रवाना होगी। वहीं 22 फरवरी की सुबह 8:15 पर बिलासपुर से कुंभ स्पेशल वाराणसी के लिए निकलेगी। इसके अलावा
कई और ट्रेनें भी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेंगी। दिन में यात्रियों को कंफर्म टिकट देने की तैयारी चल रही है। इस पूरे मामले पर क्या कह रही है छत्तीसगढ़ की जनता और रेलवे के अधिकारी, ये भी सुनिए। रेलवे ने छत्तीसगढ़ को 5 कुंभ स्पेशल ट्रेनों की सौगात दी है। ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं, जिनकी आस्था है कुंभ के प्रति, उनको विभिन्न स्थानों से प्रयागराज तक ले जाने और उनको वापस लाने का प्रयास है। 60,000 का जो संख्या है पैसेंजर्स की, उनको 60,000 प्लस यात्रियों को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बुजुर्ग लोगों को ले जाने का, ले आने का जो व्यवस्था कर रहे हैं, जो ट्रेन चला रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसी कारण से आज लोग जा पाएंगे, देख पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा पहल है, ये होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। ये जो कदम उठाया गया है यह बहुत ही सराहनीय है, लेकिन ये सरकार थोड़े आगे बढ़ के साथ दे रही है, तो उसमें हम संतुष्ट हैं। जितने हमारे हम उम्र के जो लोग हैं, वो लोग तो बहुत ही उत्साहित हैं। इस पहल से छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही महिलाएं, बूढ़े और बच्चे आराम से ट्रेन में जा सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बड़ी खुशखबरी दी है। विष्णुदेव साय ने सारंगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से महाकुंभ में रहने खाने की व्यवस्था की गई है, समझ गए, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि सभी लोग कुंभ में जाइए और पुण्य के भागी बनिए। मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, ये भी सुनिए। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को वहां के मुख्यमंत्री जी का निमंत्रण है, तो उनके निमंत्रण को मैं भी आप लोगों को बता रहा हूं कि आप सब लोग आने वाले मतलब महाकुंभ में जाएं। मुख्यमंत्री जी का आह्वान है और पुण्य के भागी बने। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी वहां प्रयागराज में यहां से जो भी जाएंगे उनके रहने की, उनके भोजन की हर तरह की व्यवस्था छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। आप लोग वहां पर जाएंगे तो किसी तरह का भी आप लोगों को असुविधा नहीं होगी। मतलब समझ गए आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निमंत्रण है, आप सभी जाइए, निमंत्रण में शामिल होइए। रहने खाने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आपकी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार और इंडियन रेलवे ने अच्छी पहल की है। अब लोगों को महाकुंभ जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूं कि टिकट कटाइए और पहुंच जाइए प्रयागराज। पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूं। महाकुंभ में शामिल होकर स्नान करेंगे और पुण्य के भागीदार बनेंगे। चलिए अगली खबर कौन सी है ये बता देता हूं। और अगली खबर किससे जुड़ी हुई है? परीक्षा से जुड़ी है। बिना तनाव कैसे पढ़ाई करना है, खबर देखिए और जान लीजिए। बोर्ड परीक्षा आने वाली है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले लाखों बच्चे दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। उनके मम्मी पापा भी परीक्षा को लेकर तैयार हो गए हैं, बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। कुल मिलाकर परीक्षा वाला मौसम आ गया है। ठंड बढ़ने के साथ परीक्षा की टेंशन भी बढ़ने लगी है, इसीलिए परीक्षा पर चर्चा जरूरी है। परीक्षा की तैयारी से जुड़ी एक रिसर्च लेकर आज आया हूं, जिसमें आपको बताऊंगा कि परीक्षा की तैयारी का सबसे बेहतरीन तरीका, बेस्ट तरीका क्या है, और साथ ही बोर्ड परीक्षा का प्रेशर बच्चों के लिए कितना खतरनाक होता है, इसको भी विस्तार से बताऊंगा। मैं भी बोर्ड परीक्षा के समय रात में जागकर पढ़ने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन सो जाता था। फिर पापा कान पकड़कर उठाते थे और कहते थे पढ़ लो नहीं फेल हो जाओगे। लेकिन किताब खोलते ही नींद आने लगती थी। याद करने के लिए बार बार पढ़ता था, पर बहुत सी चीजें याद नहीं होती थी। इस परेशानी से आज के बहुत सारे बच्चे गुजर रहे हैं, जूझते हैं। बच्चे सोचते हैं कि हमें याद क्यों नहीं कर पाते। इसी से जुड़ा हुआ ये रिसर्च है। ग्राफिक्स के जरिए इसको पहले आप जान लीजिए, समझ लीजिए। परीक्षा देने वाले हैं तो इस खबर को जरूर देखिए। इसको लेकर स्विट्जरलैंड के एंजल यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ है।
न्यूरो साइंटिस्ट ने युवाओं का दिमाग कैसे जानकारी इकट्ठा करता है और याद रखता है, इसको समझाने की कोशिश की है। वैज्ञानिकों के रिसर्च में पता चला है कि हमारे दिमाग में सभी यादें तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स के बीच बनने वाले कनेक्शन के रूप में जमा होती हैं। जब न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स के साथ नए सिनेप्स बनाती है तो यादें बनती हैं। इस प्रक्रिया से न्यूरोनल कनेक्शन का जाल बनता है। सीखने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है क्योंकि इसमें हमारे दिमाग के कई हिस्से काम करते हैं। इंद्रियां, भावनाएं, तनाव का स्तर, सोचने की क्षमता और याददाश्त के साथ व्यक्ति का महिला और पुरुष होना भी असर डालता है। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक स्थिति, रहने का तरीका और पर्यावरण भी दिमाग पर असर डालता है। ये तो सब डालता ही है। सभी इंसानों के लिए ये चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए सीखने और याद रखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। हमारा दिमाग नई चीजों को सीखने के लिए बना है। इसका मतलब है कि हम नई और दिलचस्प चीजों को बेहतर याद रखते हैं, जबकि एक जैसे वातावरण में हमारा दिमाग पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। और चीजों को याद रखने के लिए ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। मतलब आप समझ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक ही विषय को अलग अलग तरीकों से सीखने की कोशिश करें, जैसे कि वीडियो देखना, पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना या गाना गाना। इसके साथ चित्र बनाकर भी चीजों को समझा जा सकता है। इससे सीखने और याद रखने में मदद मिलती है। ये आसान हो जाता है, जिसे आप क्रिएटिव लर्निंग कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ और तरीके हैं जिससे आप याद रखने में सबसे आगे रह सकते हैं। किताब पढ़कर याद रखने से ज्यादा अच्छा कहानियां पढ़कर याद रखना। रिसर्च के अनुसार कहानी से 50% अधिक जानकारी हम याद रख सकते हैं। कहानी नुमा कोई चीज बताता है ना कि कोई अच्छा एक बार ये हुआ था, फिर ये हुआ था, ये हुआ था, आपको तो बड़े ध्यान से सुनते हैं आप। किताब सुनते हैं, हाँ ठीक है, पढ़ा होता है कि नहीं। रिसर्च में एक चौंकाने वाली चीज भी सामने आई है। सीखने और याद रखने के लिए तनाव भी जरूरी है। तनाव जरूरी है। सीखने के समय थोड़ा तनाव याददाश्त बढ़ा सकता है। थोड़ा ही लेना है, बेहोश नहीं होना है एंजाइटी बढ़ा के। हालांकि ज्यादा तनाव लेने से नुकसान भी हो सकता है। जब तनाव ज्यादा होता है तो दिमाग नई जानकारी याद रखने में असमर्थ हो जाता है। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो इतना तनाव ले लेते हैं कि फिर बाकी के लोगों का तनाव बढ़ जाता है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इतना तनाव भी नहीं लेना है। जब असफलता का डर बढ़ता है तो हम सोना कम कर देते हैं, लेकिन सोने से हमारी याददाश्त मजबूत होती है। इस समय मैं बहुत सो रहा हूँ, इसलिए हंसी आ रही है। नींद के दौरान दिमाग जानकारियों को व्यवस्थित करता है, इसलिए 8 से 10 घंटे की नींद बहुत जरूरी है भाई साहब। अब मेरे टीम के लोग हंस रहे हैं और इसलिए हंस रहे हैं कि 8 से 10 घंटा सोने के लिए कह रहे हैं जरूरी है, और खुद 5 घंटे से ज्यादा सोने नहीं देते हैं। इसके अलावा व्यायाम करना तनाव को कम करता है। व्यायाम से मन अच्छा रहता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। अब आपको यह भी बता देता हूं कि आखिर इस रिसर्च को दिखाने के पीछे मकसद क्या है, मेरी सोच क्या थी। रिजल्ट के तनाव के चलते बच्चों में सुसाइड का मामला बढ़ता जा रहा है। परीक्षा के मानसिक दबाव से हर साल हजारों छात्र आत्महत्या करते हैं। एनसीआरबी 2021 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 13,000 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या किया है। सोचिए कितना दुखद है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी परीक्षा से पहले बच्चों से बात करते हैं। इनमें से 1673 छात्रों ने परीक्षा में फेल होने के चलते जान दे दिया है। सोचिए कितना दुखद है। इन सब के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि अच्छे अंक लाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। बच्चों, पढ़ाई को रोचक बनाइए और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए और तनाव से दूर रहिए, जिससे आप रिजल्ट भी बढ़िया ला सकें और तनाव से दूर रहें। टाइम क्या हो गया? 8:50। क्या बात, बुलेटिन झकास 8:50। आप जाने दीजिए और नंबर बता दीजिए 8282824982। इस नंबर पर अगर आपको कोई तनाव है तो भेज दीजिए। तनाव कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।